नमस्कार दोस्तों। तो हम ई दृष्टि नवत्र पब्लिकेशंस के द्वारा करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। 12 तक हमने देख लिया है, ये 13वां नंबर है। शुरू के कुछ क्वेश्चन लंबे लंबे हैं तो उसे घबराना नहीं है। मैं पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण शाब्दिक रूप से फैक्ट रहेगा उसको मैं बोल दूंगा तो आपको याद रहेगा। पहला है कि नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। ठीक है, इससे संबंधित बातों पर विचार करना है। तो 3 कथन है। पहला कथन है, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग अगर कुछ करेगा तो लगभग लगभग सारे राज्यों को लेकर के ही करेगा, और भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा लिखा हुआ कि बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाँ, ये बात सही है कि जो 2021 में भारत नवाचार सूचकांक जारी हुआ है उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर है। और उत्तर पूर्वी और या पहाड़ी राज्यों के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट्स में पूछा जाए कि भारत नवाचार सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश। तो तीनों कथन सही था, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट और था इसके क्वेश्चन में ही, अगर आपने गौर किया होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है तो नीति आयोग जारी करता है। वही नीति आयोग जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की समाप्ति के बाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला फैक्ट तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपको भी बात पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस पूछ लेगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। अच्छा, ये 16वां मनाया गया था। हाँ, तो ये भी बात याद रखना है। तो कभी ऐसे भी पूछ सकता है, भाई कोई ठिकाना है क्या फैक्ट पूछ दे। अब कथन पढ़ते हैं। इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। एकदम बिल्कुल सही बात है। जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है 9 जनवरी को, तो उसमें मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? सूरीनाम के। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो बता दीजिएगा फटाक से। अगर यही अभी भी करंट अफेयर है तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। तो विकल्प, अच्छा इसमें तो विकल्प मैं पहले बता ही दूँ, सारा सही है। लास्ट वाला भी सही है। इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो 30 लोगों को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 4-5 फैक्ट था। 9 जनवरी 16वां प्रवासी दिवस, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, और मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है इसमें। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 का उद्घाटन किया गया है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उससे जरूरत ही नहीं है, हम जो गलत है मतलब जो सही है उसको पढ़ लेते हैं सिर्फ। तो ABC सही है। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, मैं लास्ट में छोटा करके बोलूँगा, पहले सुन लीजिए। लिखा हुआ है कि एलाचेनाहल्ली से सिल्क इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नम्मा मेट्रो चरण 2 के अंतर्गत 6 किलोमीटर लंबी दक्षिणी विस्तार लाइन का शुभारंभ किया गया है। तो ये बात सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के तहत 74 किलोमीटर 74 किलोमीटर लंबे रूट पर 62 स्टेशन हैं। तो यह भी सही है। चरण 2 में 74 किलोमीटर के लिए लक्ष्य तय किया गया है, कुल मिलाकर 62 स्टेशन हैं। ये बात थी। तीसरा जो सही है कि यह विस्तार बेंगलुरु मिशन 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के हेतु किया गया है। तो बेंगलुरु मिशन कोई चल रहा है 2022 तक, तो उसी में से ये शामिल है बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना। सारा तो नहीं सही था, लेकिन ए से सही नहीं पूछ रहा था ना, तो सही नहीं, तो इसका विकल्प डी इसका आंसर होगा। उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ABC सही था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील या फेरिस व्हील किस देश में बनाया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसमें विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया जा रहा है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने के संदर्भ में गाइडलाइंस जारी की है? तो चीन में ये गाइडलाइंस जारी की है। अच्छा, चीन में से याद आया, पता है यहाँ एक ला हुआ कि आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या शायद कम हो रही होगी इसीलिए, हालांकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको छोड़ के जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री, अच्छा किसके बारे में पढ़ रहे हैं पता है ना? महत्वपूर्ण योजना है एक सरकार का, और वस्त्र उद्योग के लिए है ये। इस योजना का नाम है उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, PLI। पहला कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,683 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MMF परिधान, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन
फैब्रिक परिधान और फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों उत्पाद या उत्पादों हेतु वस्त्र उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी गई है। तो कुल मिलाकर के एक फैक्ट के रूप में अच्छे से याद रखना है कि 10,683 करोड़ रुपए मतलब इसके लिए आवंटित किया गया है। और उत्पादन संवर्धन योजना है एक तरीके, मतलब उत्पादन अगर आप कुछ टारगेट की तरफ करेंगे शायद ऐसा होगा और उसमें संवर्धन मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे, सरकार से प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों Tier 3 Tier 4 शहरों या कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, तो इसमें ये महत्वपूर्ण लाइन है कि इस जो परियोजना है, ये परियोजना आकांक्षी जिला Tier 3 और Tier 4 शहरों या कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश पर प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उन लोगों को मिलेगा जो इस एरिया में निवेश करेंगे। नेक्स्ट, इस योजना से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा इत्यादि राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो जहां वस्त्र उद्योग होंगे वहां सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, गलती वाला छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, किन देशों की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित हुआ? तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, भारत और ब्रिटेन के साथ होता है। अच्छा, एक वैरियर होता है, कौन सा वैरियर है? वो वैरियर भी ब्रिटेन और भारत के बीच में ही होता है अभ्यास। मुझे यहाँ सारा अभ्यास रिवाइज कर लेना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट आएगा तो उसमें कर लेंगे। अभी तक जितने हमने किया है, तो कोंकण याद रखना है, भारत और ब्रिटेन के बीच का है, ठीक है। अजय बैरियर शायद नाम है, अजय बैरियर, तो वो भी भारत और ब्रिटेन के बीच का है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2021 में कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में हुई है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये 2+2 वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत ने पहली बार किसी देश के साथ किया है? पहली बार नहीं किया है। इसके अलावा जापान, रसिया और अमेरिका से भी ऑलरेडी ये 2+2 वार्ता चल रहा है। ये चौथा देश है शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट, और पहला कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। पर्यावरण पर पहली भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता 2021 कब वर्चुअली आयोजित हुई? तो 7 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, जापान की बात कर रहे हैं तो आपको जापान का मैप याद आ रहा है? जापान की मैप के पास देखेंगे तो 2 तरह की समुद्री जलधाराएं हैं, एक है क्यूरोशिबो जलधारा, एक है ओयासिबो जलधारा। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप बताइए इस दोनों में से ठंडी जलधारा कौन है? चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, ओयासिबो जो है ना, वो ऊपर से आप ऊपर से देखेंगे, रसिया साइड से या आते हुए देखेंगे तो ओयासिबो ठंडा है और क्यूरोशिबो जो है ये गर्म है, ठीक है। अच्छा, जापान की जब बात कर रहे हैं, जिमेक्स आपको याद आ रहा है? जिमेक्स जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये भारत जापान के बीच का है। और भारत जापान मालाबार जो होता है ना क्वाड का, उसमें भी शामिल है। मालाबार में जैसे 4 देश शामिल हो गया है अब, तो उसमें भी एक्सरसाइज करते हैं लोग। नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है? तो विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जोमेटो लिमिटेड द्वारा ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों में लगभग कितनी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्तावित संयोजन को स्वीकृति प्रदान कर दिया? तो 9.3% का। नेक्स्ट, कौन टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइकिलिस्ट पाइजे ग्रेको ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट है और नाम क्या है? पाइजे ग्रेको। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किसने भारत की तरफ से पहला पदक जीता? तो भाविनाबेन पटेल ने, पटेल, फिर से बोलता हूँ, भाविनाबेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में 3 बच्चा पैदा करने की नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई? तो चीन में, अभी हमने बात कर लिया था इस पर। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु या राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो देखिए, लद्दाख का ना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित हो गया, और मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर पूछ ले कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन है, तो राजकीय पशु तो हो गया हिम तेंदुआ, और राजकीय पक्षी कौन है? तो ब्लैक नेक्ड क्रेन राजकीय पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया है? नियोबोल्ट। क्या है नियोबोल्ट? तो स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है ये, मतलब व्हील चेयर जो होता है ना, खुद से ही चलेगा, ये नियोबोल्ट नाम रखा गया। IIT मद्रास ने तैयार किया इसको। नेक्स्ट, किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पॉड टैक्सी चलेगी, पहली पॉड टैक्सी, तो वो नोएडा में चलेगी। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो देखिए,
भारत का पहला पहला मतलब फर्स्ट मतलब महत्वपूर्ण, तो पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जा रहा है नोएडा में। अब भारत में पहले ही पॉड टैक्सी चल रही है, वो भी नोएडा में ही। तो 2 फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, देश की पहली, अब फिर कुछ पहला आ गया, पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख LAHDC और NTPC की सहायक कंपनी REL के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। यह परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में स्थापित की जाएगी। अच्छा, लेह आपको याद आ रहा है ना, लेह लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किफ़ायती आवास वित्त को बढ़ावा देने हेतु HDFC लिमिटेड को कितनी राशि ऋण प्रदान किया? $250 मिलियन HDFC ऋण प्रदान किया। अच्छा, HDFC से याद आया, पता है बैंक पूंजी के स्तर पर भारत के निजी क्षेत्रों के बैंक में ये सबसे ऊपर है, मतलब शीर्ष है। इससे ज़्यादा किसी के कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जिसके पास बैंक पूंजी हो, मतलब निजी क्षेत्र में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 9 अगस्त को विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 10 अगस्त को हमें याद आना चाहिए विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। तो बहुत सारे दिवस के बारे में बात किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया है। तो इसको किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो 1980 में किया गया जाएगा। तो सॉरी, किया गया था 1980 में। मैं फिर से बोल देता हूँ। देखिए, भारतीय नौसेना से ना विध्वंसक एक जहाज था जिसका नाम था INS राजपूत, तो इसको मुक्त कर दिया गया, मतलब रिटायर हो गया ये। लेकिन इसको कमीशन कब किया गया था, शामिल कब किया गया था, इसको भर्ती कब की गई थी? तो 1980 में भर्ती की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा दिवस अभी आया तो बार बार दिवस आता है तो सारा दोहराते हैं, अभी कहीं नहीं दोहरा रहे हैं। तो देखिए, अभी नेक्स्ट आएगा ना, उसमें दोहराएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ लास्ट में ना 1-2 फैक्ट मिलेगा आपको, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में फिर दोहराएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 में जारी की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन सही है, दोनों सही वाला सिर्फ पढ़ देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 5.6% का विस्तार होने की उम्मीद है। ठीक है, इसके अनुसार विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान है। लेकिन पता है ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण पता क्या बात था, जो क्वेश्चन में ही फैक्ट है। आपने तो गौर कर ही लिया होगा। देखिए, ये वाला मैं पेन यूज करता हूँ। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो 2021 है, तो पूछ देगा ना कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन निकालता है? तो विश्व बैंक निकालता है। ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक संगठन अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 जारी की गई, और विचार करना है कथन पर। तो सही कथन सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। सूचकांक में यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन से सूचकांक में प्राप्त हुआ है? अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा है? USA, मतलब सबसे ज़्यादा आकर्षित है इसके प्रति, अक्षय ऊर्जा के प्रति। इसमें भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दुनिया में 3रा ऐसा देश है जो अक्षय ऊर्जा के प्रति आकर्षित है। और ये अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक कौन निकालता है? तो एक वैश्विक संगठन है, नाम क्या है? अर्न्स्ट एंड यंग। नेक्स्ट देखते हैं, किस उर्वरक कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला, फर्स्ट बोल रहा हूँ तो महत्वपूर्ण हो गया, नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड जो पेश किया है वो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर से बोलूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बोला जा रहा है, चुनाव आयुक्त बोला जा रहा है। एक जगह ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा जहां पर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों का नाम दिया हुआ है, और चुनाव आयुक्त ऐसे लगातार पढ़ लिए, ध्यान नहीं दिया, मार दिया, बस उसी का सही जो मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है और उसी का नाम है लगेगा। ऐसा नहीं ध्यान रखना है। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति मिली है। और जब चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं तो निर्वाचन आयोग का कुछ कुछ पॉइंट हमें याद आना चाहिए, जैसे आर्टिकल 324 से 29 तक याद आना चाहिए। स्थापना कब हुई है? 1950, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग का। और इसी 25 जनवरी को शायद 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, और क्या है कुछ? अच्छा हाँ, निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन से भाग में की गई संविधान के? तो भाग 15 में। नेक्स्ट, 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के अंतर्गत द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो पहले तो ये पुरस्कार का नाम याद रखिए, ऐसा ऐसा पुरस्कार पूछ रहा है आजकल। द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार
अच्छा, ये एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार जो है ना, इसको एनर्जी का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, जो मिला है उसका नाम जान लेते हैं। तो द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार मिला है प्रोफेसर CNR राव को, प्रोफेसर CNR राव को मिला है। अब 2 क्वेश्चन और बच गया। तो लिखा हुआ है कौन वर्ष 2021 से 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको कहीं कहीं CII भी आप पढ़ते होंगे अखबार में। तो TV नरेंद्रन को चुना गया है। और उपाध्यक्ष कौन है? पवन मुंजाल। जानते हैं ना पवन मुंजाल कौन है? अरे जो हीरो होंडा बाइक नहीं चलता है क्या, तो उसी के ये हेड हैं, ये CEO है। अच्छा, ये CII के ये हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है और स्थापना 1895 में हुआ था। 1895 बोल रहा हूँ, आज़ादी की बहुत पहले की बात है ये। तो लास्ट क्वेश्चन है, किसे टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो डॉक्टर जेन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो विकल्प C इसका सही आंसर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, पता है ऐसे पुरस्कार याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ फैक्ट मैंने नोट कर रखे हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिलता है, मतलब अगर आपको लेना हो टेम्पल्टन पुरस्कार तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और जीवित भी होता है, जीवित को ही मिलता है टेम्पल्टन पुरस्कार, ध्यान रखना है, तो उसे ही मिलता है टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है। और ये डॉक्टर जॉन गुडाल जो है ना, ये प्रकृतिवादी हैं यूनाइटेड किंगडम के। इन्होंने चिंपैंजी समाज पर अध्ययन किया है, तो उसी के कारण इनको मिला है शायद ये। इनकी ख्याति दरअसल चिंपैंजी के समाज पर, तंजानिया में 3 चिंपैंजी जो होता है ना, चिंपैंजी के समाज पर अध्ययन किया था इन्होंने, तो इसीलिए इनकी प्रसिद्धि हुई और इनको मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार। कब से शुरू हुआ है टेम्पल्टन पुरस्कार? 1973 से। सबसे पहला पुरस्कार टेम्पल्टन का जो पुरस्कार था वो मदर टेरेसा को मिला था, तो ये भी याद रखना है। हालांकि भारत में सिर्फ मदर टेरेसा को मिला ऐसा नहीं है, जो हमारे दूसरे और प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति जो रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको भी मिला है। बाबा आमटे को भी मिला है, पांडुरंग शास्त्री को भी मिला हुआ है ये। और इसमें क्या मिलता है, अच्छा इसको नोबेल से अधिक इसमें जो राशि मिलती है ना, नोबेल से अधिक राशि मिलती है। नोबेल प्राइज में जितना राशि मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है इसमें राशि। तो यही सारे फैक्ट थे। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किसको हटाना है, किसको रखना है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर पूरी तरह से अमल करूँगा। थैंक यू।